पहाड़ी से शहर को देखते हुए व्लाद कहता है कि वो बुढ़ा सही कह रहा था। वो झुग्गी झोपड़ी वहां ज्यादा समय से नहीं थी। वो आगे कहता है, टेनोबो और अमीर होता जाएगा और विज्जुकेया खानदान सेंट्रल इलाके की नई ताकत बनता जा रहा है। तभी उसे उस रहस्यमयी नाइट की बातें याद आती हैं जिसने कहा था, इलाके के लोगों को इन फायदों में कोई हिस्सा नहीं मिलता। कई रहने वालों को शहर के बाहर धकेला जा रहा है जहां उनसे जबरदस्ती एप्सिलॉन बनवाया जाता है। व्लाद दुखी होकर कहता है, इसीलिए उन्होंने लूटपाट का सहारा लिया। चाय की पत्ती का जो भी हिस्सा उन्होंने चुराया, उससे वो किसी न किसी की जान बचा सकते थे। वो उस रईस के बारे में सोचता है और कहता है, बिल्कुल वैसी ही दुनिया जैसी मैंने उस दिन उस बुढ़े में देखी थी। पूरा यकीन होने पर वो कहता है, मुझे ये करना ही होगा। सीन उसके कमरे में बदलता है जहां टेबल पर सोने के कई सिक्के पड़े हैं। व्लाद चेक करता है कि वहां 20 गोल्ड सिक्के हैं। वो कहता है, एक जान के कर्ज के लिए ये काफ़ी नहीं है। बाकी की कसर मैं अपनी नफरत से पूरी कर लूंगा। फिर वो अपने दोस्त गॉट को बुलाता है। गॉट हैरानी से मुड़ता है और व्लाद उसे 3 सोने के सिक्के दिखाकर कहता है, ये तुम्हारी पगार है। 3 सोने के सिक्के पाकर गॉट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। व्लाद उसे एक और सिक्का देता है और कहता है, इससे हमारी सराय और बगल वाले कमरे में उस बुढ़े का किराया भी दे देना। ये सुनते ही गॉट का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और वो पूछता है, अगला कमरा क्यों? ये मत कहना कि हम उसके साथ सफ़र कर रहे हैं। व्लाद जवाब देता है, कुछ समय के लिए। हाँ। फिर गॉट पूछता है, क्या तुम्हारे पास घोड़ा है? व्लाद सन्न रह जाता है। फिर वो 3 और सिक्के उसे थमाता है और कहता है कि एक ठीक ठाक घोड़ा ले लेना, बस इतने में ही आ जाना चाहिए। व्लाद एक गहरी सांस लेता है। सबको पैसे देने के बाद उसका बटुआ लगभग खाली हो चुका है। वो खुद से पूछता है, क्या सारे निचले लेवल के लोग पूरी तरह कंगाल ही होते हैं? लॉर्ड लुंड भी बिना एक पैसे के यहाँ वहाँ भटक रहे थे। वो स्टीफन से मिलने जाने का फैसला करता है। गॉट पूछता है, वहाँ क्यों? वापस आने के बाद हमने बाकी पैसे तो चुका दिए थे। व्लाद समझाता है कि शायद मेरी वजह से काउंट की नज़रों में उसकी इज्जत गिर गई। मुझे उसकी भरपाई भी करनी चाहिए। वो कहता है, वैसे भी मिशन के दौरान कोई भागा नहीं। भाड़े के सैनिकों का ऐसा ग्रुप कम ही मिलता है। इनसे रिश्ता बनाए रखना अच्छा है। गॉट के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जैसे ही व्लाद निकलने लगता है, वो कहता है, मेरे वापस आते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। गॉट जवाब देता है कि वो सब तैयारी कर लेगा। उसे जाते हुए देखकर गॉट उसकी पीठ की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बॉस के कंधे हमेशा से इतने चौड़े थे? जब मैं उससे पहली बार मिला था, वो बस एक जंगली आवारा लड़का था जिसे कुछ नहीं पता था। अब वो सच में एक योद्धा जैसा दिखता है। सीन बदलता है। तीनों रात में कैंप लगाकर आग के पास बैठे हैं और गॉट खाना बना रहा है। रहस्यमयी नाइट व्लाद से पूछता है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा उस्ताद कौन है? व्लाद जवाब देता है, अगर पता होता तो अब तक बता चुका होता। उस वक्त मेरी गर्दन पर तलवार थी। मैं इतनी दूर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं भी ये जानना चाहता हूँ। उसका जवाब सुनकर नाइट मन में सोचता है, तुम झूठ नहीं बोल रहे। तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहीं। फिर वो व्लाद से कहता है, ये परेशानी वाली बात है। आखिर वो कौन हो सकता है? ये तकनीक कभी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए थी। व्लाद शक जताते हुए पूछता है, क्या मैं जो स्टाइल इस्तेमाल करता हूँ वो सच में इंपीरियल नाइट्स की तलवारबाजी है? नाइट और भी साफ तरीके से कहता है, ये इंपीरियल स्वॉर्ड है। एक ही वार में ख़त्म करने का ये तरीका इंपीरियल नाइट्स के अंदर भी सिर्फ गिने चुने लोगों को ही सिखाया जाता है। व्लाद हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या ये सच में इतना ज़बरदस्त था। फिर वो पूछता है, तो क्या मुझे इसे इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है? नाइट गंभीर हो जाता है और पूछता है, कहीं गलती से तुम्हारे पिता सम्राट तो नहीं हैं? सब कुछ पलों के लिए शांत हो जाते हैं। फिर गॉट ऐसे अजीब सवाल पर जोर जोर से हंसने लगता है। उसका रिएक्शन देखकर नाइट कड़ाई से कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसलिए ज़रा सोच समझकर जवाब दो। हो सकता है तुम्हारी रगों में शाही खून हो या तुम राजघराने के बहुत करीब रहे हो। व्लाद कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बीच गॉट की हंसी रुकती नहीं है। व्लाद के जवाब के बाद नाइट कहता है, तो फिर ये एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। एक बार में ख़त्म करने का ये सिद्धांत सिर्फ शाही परिवार की जागीर है। उत्तर के लोग शायद इसे न पहचानें, लेकिन तुम जितना दक्षिण की तरफ जाओगे उतने ही ज़्यादा लोग इसे पहचान लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि तुम्हें शाही परिवार का अपमान करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए। व्लाद और गॉट ये सुनकर दंग रह जाते हैं। व्लाद पूछता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? नाइट जवाब देता है, खैर, ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो समझाता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ तुम जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत पहले लीक हो चुका था। व्लाद हैरानी से पूछता है, दोनों में फ़र्क क्या है? नाइट समझाता है, तुम्हारी तलवारबाजी इसके सबसे पुराने और असली रूप के ज़्यादा करीब है। व्लाद ये सुनकर चौंक जाता है।
नाइट एक तुलना करते हुए कहता है, अगर ये सादा शोरबा तुम्हारा वर्जन है तो शाही परिवार आजकल जो इस्तेमाल करता है वो ये है। सादे शोरबे में मीट का एक टुकड़ा काटकर डालते हुए वो उसे हिलाता है और कहता है कि समय के साथ हर चीज़ का रूप बदल जाता है। साम्राज्य को बने 300 साल बीत चुके हैं, इसलिए शाही तलवारबाजी भी समय के साथ बदली है। वो अब और ज़्यादा सधी हुई और असरदार हो गई है। गॉट अपने होंठ चाटता है जबकि व्लाद कहता है तो फिर, और नाइट अपनी बात जारी रखता है कि एक बार में ख़त्म करने का तरीका अनिश्चितता से आता है। अनिश्चितता कोई रटे रटाए नियम नहीं है, बल्कि ऐसे ख्याल हैं जो रहस्यमयी हों और जिनका पहले से अंदाज़ा लगाना नामुमकिन हो। कुछ ऐसा अद्भुत जिसका पहले से कोई अंदाज़ा ना हो। वो उसे कहता है कि अपनी तलवारबाजी में अपने खुद के मसाले डालो, ऐसे तरीके जिन्हें देखकर खुद शाही योद्धा भी सोच में पड़ जाएं। उन बातों से व्लाद को अपने उस्ताद की याद आती है, जिन्होंने कहा था कि अब अकेले चलने का समय आ गया है, सिर्फ तुम ही अपनी एक मुकम्मल दुनिया बना सकते हो। फिर नाइट सूप दिखाते हुए कहता है, भले ही तुम्हारी जड़ें एक हों, पर अपना फूल खुद खिलाओ। यही इस तलवारबाजी की असली मांग है। सीन एल्फ के जंगल अशरीना में बदलता है, जहां कुछ लोग एक विशाल पेड़ के प्रवेश द्वार की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। हम एल्फ अवरादिस को देखते हैं, जो गार्ड्स को दरवाज़ा खोलने का हुक्म देता है। वो दरवाज़ा खोलते हैं और अवरादिस जैसे ही अंदर जाता है, वो जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो एल्फ लड़की जिसे कभी व्लाद और उसकी तलवार से लगाव था, वो हवा में तैर रही है। एक बुजुर्ग एल्फ कहता है कि आखिरकार वो आ गया है। अवरादिस पूछता है, क्या ये कोई दैवीय संकेत है? वो जवाब देता है, हाँ, बहुत लंबे समय बाद मुझे ऐसा कोई संकेत मिला है। वो एल्फ लड़की कांपने लगती है और अवरादिस पूछता है, क्या ये सच में ठीक है? बुजुर्ग जवाब देता है, ये यकीनन एक बहुत बड़ा बोझ होगा। जब से वो पुजारिन बनी है, वर्ल्ड ट्री से ये पहला दैवीय संदेश है। पुजारिन से सूरज जैसी सुनहरी रोशनी निकलती है, जिसे देखकर बुजुर्ग चकरा जाते हैं और वो कहने लगती है, वो आ रहा है, एक ड्रैगन आ रहा है। वो ड्रैगन की लाल आंख देखती है और चिल्लाने लगती है, हम क्या करें? ड्रैगन ने हमें देख लिया है। बुजुर्ग कहता है, मुझे दिखाओ। पर वो जवाब देती है, नहीं, मत देखो, ड्रैगन हमें देख रहा है। अवरादिस बीच में आना चाहता है, पर बुजुर्ग एल्फ कहता है, पास मत जाओ। फिर वो मन में सोचता है, वो अभी कम उम्र और नासमझ है, इसकी जगह मैं खुशी खुशी अपनी दुनिया न्योछावर कर दूंगा। उसकी आंख चमकने लगती है और उसमें एक जादुई चक्र दिखाई देता है। बुजुर्ग एल्फ जादू पढ़ना शुरू करता है और उसके नीचे एक जादुई चक्र बनता है। वो पूछता है, मुझे क्या दिखाना चाहिए? पुजारिन जवाब देती है, तलवार। बुजुर्ग एल्फ अपनी जादुई ताकत से उसे वो तलवार दिखाता है और हम उसे वर्ल्ड ट्री के नीचे देखते हैं, एक तलवार जो ज़मीन में गड़ी हुई है। एक प्राचीन शक्ति जाग रही है और उसकी तलवार का रास्ता अब सिर्फ उसका अकेले का नहीं रहा। जो कभी सिर्फ एक व्यक्तिगत सफ़र लग रहा था, वो धीरे धीरे कुछ बहुत बड़े संकट में बदलता जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें।